देखिएगा, यानी जहां पर आपको शिक्षण की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, जो कि 30 मार्क्स के लिए आपको स्टडी करना है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इतने को अच्छे से स्टडी कर लिया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जरूर उसे देख लीजिए। और अब हम लोग आज के क्लास में ये यूनिट नंबर 6 को देखेंगे, कक्षा की प्रभावी परिस्थितिकी तंत्र यानी इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम। ये बेहतरीन टॉपिक है और इसे हम लोग मनोवैज्ञानिक आधार पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 6, जिसका नाम है कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इफेक्टिव क्लासरूम इकोसिस्टम। ध्यान में रखना है आपको, इसमें जो टॉपिक डिस्कस करना है मुख्य रूप से उसका लिस्ट हम दे दिए हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र यानी मीनिंग ऑफ क्लासरूम इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद कक्षा में पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे हम लोग रख सकते हैं और इसका क्या महत्व है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग प्रभावी कक्षा के तत्व को देखेंगे, शिक्षक की क्या भूमिका होती है कक्षा को प्रभावी तरीके से चलाने के लिए। उसी तरह से हम लोग विद्यार्थी के भी रोल को देखेंगे, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश कैसा होना चाहिए, सकारात्मक कक्षा का परिवेश का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, संचार तकनीकी का उसमें क्या रोल है, और समूह गतिविधियों यानी गतिशीलता और सहभागिता के साथ समावेशी शिक्षा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही हम लोग अनुशासन और कक्षा का मैनेजमेंट, प्रेरणा और सीखने की अवस्था, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में तकनीकी की क्या भूमिका होती है, मूल्य पर आधारित शिक्षा और नैतिक वातावरण, जहां पर कोहल वर्ग का चर्चा करते हुए हम लोग प्रभावी आकलन तक पहुंचेंगे। और यही लास्ट टॉपिक होगा जो कि फीडबैक के आधार पर आप इसे पूरा करते हैं। यानी पूरा इकोसिस्टम, सिंपल सा बात है कि एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इसी पर आधारित आज हमारा क्लास है। ध्यान से समझिएगा, इकोसिस्टम यानी यहाँ का परिवेश, कक्ष का परिवेश, दैट इज कॉल्ड क्लासरूम का इन्वायरमेंट। ध्यान में रखना है, कक्षा परिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य शिक्षक, विद्यार्थी, उसके विषय वस्तु, उसके वातावरण और जो भी संसाधन आप यूज करते हैं या इसमें इन्वॉल्व है, उसके लिए उसका क्रियात्मक संबंध को बताने वाले जो हमारे टर्म होते हैं, उसी के लिए यूज किया गया है क्लासरूम इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है कि कक्ष को हम लोग कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। आप सोचिए, सबसे पहले टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसे संसाधन के रूप में देखते हैं उसका होना जरूरी है। आपका कौन सा विषय वस्तु है यह भी जरूरी है। वातावरण कैसा होना चाहिए, संसाधनों की बात हमने कर लिया, और इसके बीच कैसा संबंध हो, तो क्रियात्मक संबंध हो, यानी इसको हम लोग यूज करके किसी एक्शन को बताएंगे, क्रिया करेंगे, और ये सभी मिलकर जब अधिगम में सहयोग करता है, डिस्टर्ब नहीं बल्कि अधिगम को सपोर्ट करेगा, तो यही बनाएगा एक इकोसिस्टम जिसे क्लासरूम इकोसिस्टम कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम बाइलिंगुअल लाते हैं अपना क्लास। ध्यान में रखिएगा, बाइलिंगुअल में आप देखेंगे एक क्लास इकोसिस्टम रिफर्स टू डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स, कंटेंट, इन्वायरमेंट एंड टूल्स। ऐसा ये सब होना चाहिए जो एक साथ मिलकर सपोर्ट करेगा आपके लर्निंग प्रोसेस को। इसी को क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे इकोसिस्टम। किसका इकोसिस्टम? क्लासरूम का इकोसिस्टम। बिल्कुल आप इसे समझ पाए होंगे। याद रखना है, अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे तो मनोवैज्ञानिक आधार में आपको याद रखना है वाइगोत्स्की। हमने आपको बताया था वायु यानी वाइगोत्स्की कहां से संबंधित होगा, इन्वायरमेंट में वायु रहता है। आप कहेंगे नहीं मेरे बाथरूम में भी है, तो सही बात है, लेकिन हवा नहीं है वहां अच्छा वाला। याद रखना है, आपको ये बातें ध्यान में रखना है। वायु जो है वह इकोसिस्टम में है, यानी इकोसिस्टम के लिए आपको वाइगोत्स्की का नाम याद रखना है, जिन्होंने सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत दिया है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग अकर्स, यानी उन्होंने अधिगम को सामाजिक क्रिया से जोड़कर बताया है, जिसमें इकोसिस्टम की व्याख्या होती है। वाइगोत्स्की साहब ने उदाहरण देते हुए कहा, यदि कोई बच्चा सामूहिक गतिविधि करता है, सामूहिक रूप से शिक्षण अधिगम का कार्य को संपन्न करता है, तो वह एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है।
और सहपाठी अधिगम को प्रोत्साहित करता है यदि वो सामूहिक गतिविधि में अपना पठन पाठन का कार्य करता है। इससे सहयोगात्मक समझ को भी बढ़ावा मिलता है और ऐसा इन्वायरमेंट ही इकोसिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और भी समझते हैं हम पारिस्थितिकी संतुलन क्यों जरूरी है। महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। क्यों जरूरी है पर्यावरणीय संतुलन, इकोसिस्टम को आप बैलेंस क्यों करते हैं। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, तो अधिकार और स्वतंत्रता यानी आपको ऑथोरिटी एंड फ्रीडम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ अधिगम वातावरण का होना जरूरी है। अधिकार यानी आपका जो भी अधिकार क्षेत्र है और उस अधिकार के बीच जो आपको फ्रीडम मिला हुआ है उसके बीच बैलेंस करना, यही तो है इकोसिस्टम। कोई भी आप इकोसिस्टम को इन्वायरमेंट से जोड़कर पहले देखिए, उसके बाद उस इन्वायरमेंट को क्लासरूम में लाइए। अगर आप इसे ऐसा करेंगे तो याद रखना है एक स्वस्थ संतुलित इन्वायरमेंट बनेगा जहां पर एक स्वस्थ अधिगम का वातावरण बनता है, यानी एक हेल्दी लर्निंग स्पेस क्रिएट होता है जब हम लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रता को संतुलित रूप से देखते हैं। तब जाके आपका पारिस्थितिकी बैलेंस रहता है और यह जरूरी आपको ध्यान में रखना है। मैस्लो साहब ने कहा, मैस्लो ने अपने हेरारकी सेफ्टी एंड बिलोंगनेस यानी उन्होंने मैस्लो का सिद्धांत जो कि सुरक्षा और अपनापन जैसी आवश्यकताएं पूरी होने पर ही बच्चा प्रभावी ढंग से सीख पाता है। यह किसने कहा, तो आपको याद रखना है मैस्लो साहब ने कहा सुरक्षा और अपनापन अगर किसी इन्वायरमेंट में यानी क्लासरूम का इन्वायरमेंट सुरक्षित हो और वहां पर अपनापन दिखे जैसी आवश्यकताएं अगर किसी लर्नर का किसी अधिगमकर्ता का पूरा हो जाता है तो आपको ध्यान में रखना है तो ही अधिगम प्रभावी रूप से कार्य करता है। जब विद्यार्थी भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो वह अधिक सक्रिय भागीदारी के साथ अपने लर्निंग प्रोसेस को पूरा करता है। इसीलिए जरूरी है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का क्लासरूम में यही महत्व है। अगर हम लोग इसके तत्वों की बात करें कि कक्षा कक्ष को प्रभावित करने वाले वह कौन से तत्व है, यानी आपको एलिमेंट अगर बताना हो जो इफेक्टिव क्लासरूम के लिए जरूरी है वह तत्व कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखना है इसमें स्पष्ट शिक्षण, छात्र की सहभागिता, संरचित वस्तु यानी विषय वस्तु और सबसे ज्यादा जरूरी है सकारात्मक वातावरण और उचित मूल्यांकन। अगर इतने सारे तत्व जहां पर आप एक वर्ड पहले पकड़िए, स्पष्ट शिक्षण हो, छात्र की सहभागिता सुनिश्चित हो, संरचित विषय वस्तु हो, सकारात्मक इन्वायरमेंट के साथ साथ अगर उचित मूल्यांकन की व्यवस्था है, इन्वायरमेंट है, तो उसे ही हम लोग इफेक्टिव क्लासरूम का इन्वायरमेंट कहें। ध्यान में रखना है आपको क्या होना चाहिए, इंक्लूड्स क्लैरिटी इन टीचिंग, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर असेसमेंट अगर है तो याद रखना है कि वही हमारा इफेक्टिव क्लासरूम के अंतर्गत आएगा। उसके तत्वों में 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों आपको नोट कर लेना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसके लिए स्किनर महोदय ने कहा, इन स्किनर का बिहेवियरिज्म थ्योरी, स्किनर ने दिया है व्यवहारवाद का सिद्धांत, आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से हमने आपको सुरक्षा और अपनापन जैसी सिद्धांत मैस्लो ने दिया है, यह भी बात आपको ध्यान में रखना है। याद रखना स्किनर ने पुनर्बलन व्यवहार को आकार देने के लिए इसे समझाया है, यानी रीइंफोर्समेंट शेप बिहेवियर के लिए स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत इसको बैलेंस करने का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। यानी अगर ऐसा इन्वायरमेंट है तो आप देख सकेंगे कि सही उत्तरों पर यदि आप प्रशंसा करते हैं, सही उत्तर कोई अगर देता है तो वाह 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 करते हैं, उनको हम बेवजह 5 स्टार देते हैं, 4 स्टार देते हैं, किसी बच्चों को 1 स्टार देते हैं, उससे उसका आत्मबल गिरता है और यही कहता है कि वह एक एलिमेंट है जिसके कारण बच्चा अधिगम इन्वायरमेंट को समझता है, जिसके कारण आपको यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब स्पष्ट जब शिक्षण होगा, छात्र उसमें
सहभागिता भी अच्छे से लेगा और उसके लिए आपको निर्माण करना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर कंटेंट का, और उसके बाद उससे क्रिएट होगा सकारात्मक व्यवहार वातावरण, और उसका उचित मूल्यांकन करके आप यह बता सकते हैं कि आपका उत्तर सही था बेटा गजोधर। और प्रशंसा करते हुए जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो बच्चों में इन्वायरमेंट बनेगा और वह क्या करेगा तो आत्मविश्वास के साथ पढ़ेगा। यानी सिंपल सा बात है, इस चैप्टर को अगर हम एक वर्ड में समाप्त करना चाहे तो आपको एक वर्ड क्या होगा बताइएगा। तो सिंपल सा बात है, बच्चे को प्यार दुलार से नहीं बल्कि एक बैलेंस तरीके से संतुलित व्यवहार के साथ जब हम लोग पढ़ाएंगे, उसको मनोबल को बढ़ाएंगे, कोई भी डिमोटिवेशन रहे उसे हटाएंगे, तो यह हमारा इकोसिस्टम कहलाएगा, जो कि क्लासरूम इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यानी यहां पर व्यवहारवाद का सिद्धांत जो कि स्किनर महोदय ने दिया, यह भी इफेक्टिव क्लासरूम के लिए काफी जरूरत है, ध्यान में रखना है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके हो। अब यहां पर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले टीचर का योगदान होगा। क्या होगा? टीचर का योगदान होगा। टीचर का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप स्टूडेंट हैं, खुद से पूछिए, क्या टीचर को एक सुगम करता यानी ऐसा पढ़ाओ जो कि दिमाग में छप जाए? क्या सुबह का क्लास आपने देखा? यानी ऐसा टीचर का रोल होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बना दे कि आपको वो नोट्स फिर से पढ़ने का मन करे, वो वीडियो फिर से देखने का मन करे, आपको कमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़े और आपको लव यू सर जी लिखने के लिए भी बाधित यानी बाध्य होना पड़े। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है टीचर को। तो ध्यान में रखना है, टीचर एक सुगम करता यानी फैसिलिटेटर के रूप में वर्क करता है। यही नहीं, वह एक प्रेरक की भूमिका यानी मोटिवेटर के रूप में वर्क करता है। हम भी आपको मोटिवेट करते हैं, याद रखना है, लेकिन ज्यादा मोटिवेशन भी कभी कभी उबाऊ हो जाता है। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको यह भी ध्यान में रखना है, मार्गदर्शन यानी गाइडेंस की जरूरत होती है, और यह सभी अधिगम की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है, उसे निर्देशन में रखता है, सपोर्ट एंड डायरेक्ट करता है आपके लर्निंग प्रोसेस को। यानी आपको शिक्षक की भूमिका अहम रूप से याद रखना है। बारिश हो रही है, गेट लगा हुआ है ना, शिक्षा गेट लगा हुआ है तो चलिएगा। यानी आपको मनोवैज्ञानिक आधार की बात करना हो, यानी मनोवैज्ञानिक में आप देखिए शिक्षक की भूमिका की अगर बात करें तो ध्यान में रखना है, यहां पर आपको ब्रूनर साहब के स्कैप फोल्डिंग का यूज करना पड़ेगा। यह ऐसा फोल्डिंग है जिस पे आप सो नहीं सकते, ठीक है ना, ये ऐसा फोल्डिंग है जिस पे आप सो नहीं सकते हैं। ये ब्रूनर का स्कैप फोल्डिंग है, जिसमें याद रखना है जब तक छात्र स्वतंत्र ना हो तब तक वो क्या, तब तक सहारा देते रहना चाहिए। अगर ऐसा कहता है तो याद रखना है वह ब्रूनर का स्कैप फोल्डिंग थ्योरी को सेटिस्फाई। शिक्षक की यह भूमिका होना चाहिए कि जब तक बच्चे के दिमाग में छप ना जाए तब तक उसको समझाते रहना चाहिए, उसे पूछते रहना चाहिए क्या सीखा। जैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, फिर भी हमारे दिल में शिक्षक के नाते यह रहता है कि कहीं आपको समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, तो खुद से ही पूछना पड़ेगा। उस विवेक की कसौटी पर उस कॉन्सेप्ट को भी कसना होता है, जहां पर हम ये जान पाते हैं कि हमने जो पढ़ाया बच्चों ने तो हाँ में हाँ मिला दिया, हो सकता है कि वह दबाव में आकर बोल दिया हो कि यस सर समझ में आ गया। तो आपको ये जज भी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रूनर्स के स्कैप फोल्डिंग को सेटिस्फाइड करते हैं, जहां पर जब तक छात्र स्वतंत्र ना हो तब तक आप उसे सहारा देते रहें। याद रखना है ग्रेजुअल सपोर्ट तब तक देना है जब तक लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट। वह बोले हाँ सर पूछिए, फाड़ देंगे, हम आपसे भी अच्छा बता देंगे। बोले अरे बात को ही डांट रहा है। याद रखना है इतना कॉन्फिडेंट अगर हो जाता है हमारा लर्नर तो ही आपकी शिक्षक की भूमिका स्पष्ट समझ में आता है। यानी शिक्षक जटिल अवधारणाओं को सरल उदाहरण से उसे अच्छे से समझा पाता है, तो यही हमारे इन्वायरमेंट को बनाएगा, जिसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इकोसिस्टम। कहां का इकोसिस्टम? याद रखना है इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, जिसे क्लासरूम इकोसिस्टम कहा जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या सिर्फ टीचर की ही भूमिका है? क्या बच्चे
कुछ नहीं करेंगे, नहीं, बच्चों की भी भूमिका होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका के लिए आपको नाम भी याद रखना होगा, ब्रूनर साहब का स्कैप फोल्डिंग, और लर्नर के लिए आपको पियाजे का नाम याद रखना होगा। यानी लर्नर के आधार पर जब हम लोग विद्यार्थी यानी लर्नर की रोल की बात करेंगे तो याद रखना है लर्नर एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में पार्टिसिपेट हो। ऐसा ना हो कि हाय मोनालिसा क्या कर रही है, कमेंट में लिख रहे, अरे छुछुंदरा तू मेरा मुंह देखने आया है, मोनालिसा को कहा हेलो कर रहे हैं? ये क्या हो गया? यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन तो लर्नर का है नहीं, यह तो वहां देख रहा है कि नाम में लिखा हुआ है जिलेबी बाई, जबकि वो जिलेबा बा है ना, वो लड़का है, लड़की वाला नाम रख के सबको आकर्षण में ले रहा है, बेवकूफ औरत। यस, याद रखना है लर्नर की भूमिका भी क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा लर्नर की भूमिका एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए, जो आत्म प्रेरित होता है, याद रखना है, और अधिगम के लिए उत्तरदायी होता है। सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा होना चाहिए। नहीं धाओ सर वैकेंसी आई था तो नहीं है, वैकेंसी आएगा अप्लाई करेंगे तब फिर देखेंगे, एडमिट कार्ड तो होने दो। अच्छा अभी 2 दिन हम रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रिजर्वेशन तो होने दो, फिर 2 दिन में पढ़ लेंगे। दाओ सर ट्रेनों में हम पढ़ के पास हो जाएंगे, काहे चिंता करते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा एक्टिव ना, ये तो बैलाधीश है। तो याद रखना है अगर कोई आत्म प्रेरित यानी सेल्फ मोटिवेटेड है और अधिगम के लिए वह याद रखना रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्टिव पार्टिसिपेंट अगर होना जरूरी है, यह बातें आपको स्पष्ट रूप से विद्यार्थी के रोल के लिए समझ में आता है। और यहां पर पियाजे ने कहा, क्या कहा कि पियाजे ने निर्माणवाद का सिद्धांत से रोल ऑफ स्टूडेंट को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, किसके अनुसार? तो पियाजे का निर्माणवाद यानी पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म, याद रखना है जहां पर छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ब्रूनर साहब का स्कैप फोल्डिंग शिक्षक के लिए और स्टूडेंट का ये हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन, याद रखना है शिक्षक तो हो गया, लर्नर का हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन पियाजे साहब का निर्माणवाद से संबंधित होगा। बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। विद्यार्थी परियोजनाओं और जिज्ञासाओं के माध्यम से जब उत्तर को खुद ही खोजता है तब हमें समझ में आता है कि हमारा लर्नर जो है वह एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, मुर्दा नहीं है। हाँ सर, टॉपिक छोड़ जल्दी, साला कितना देर भाषण देगा मास्टर, जल्दी जा नहीं रहा है। तो याद रखना है ये एक्टिव बनना होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आपको इसके लिए 6ठा नंबर फैक्ट भी याद रखना है जो कि हमारे क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाता है, और वो है हमारा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश भी हमारे क्लासरूम इकोसिस्टम को इफेक्ट पहुंचाता है। ध्यान रखना है अगर स्वच्छ, सुरक्षित और भावनात्मक रूप से, नोट किया जाए इस बात को कि भावनात्मक रूप से जब हमारा कक्ष सहज वातावरण में जिएगा जहां पर क्लीन, सेफ एंड इमोशनली कंफर्टेबल क्लासरूम होगा, तभी हमारा शिक्षण अधिगम के कार्यक्रम में क्या होगा, तो प्रगति आएगा और यह एक स्वच्छ इन्वायरमेंट बनाएगा, यानी क्लासरूम इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। याद रखना है जब हम लोग साइकोलॉजिकल और फिजिकल की बात करेंगे तो यहां पर बंडूरा की बात आप याद रखिएगा। बंडूरा साहब ने अपना बताया कि आत्म प्रभाविता वातावरण से प्रभावित होता है, यानी आपको सेल्फ इफिशियंसी क्या करता है, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट, यानी अगर वातावरण अच्छा है तब आप किसी भी लर्नर को फिजिकली या फिर मेंटली यानी साइकोलॉजिकली प्रभावित कर सकते। तो ध्यान में रखना है यह बंडूरा साहब ने कहा। उन्होंने रंगीन और हवादार कमरे के लिए एकाग्रता को बढ़ावा देने वाला बताते हुए उन्होंने इसका विश्लेषण किया कि फिजिकल यानी क्लासरूम में इमोजी लगाते हैं। बच्चों को किड्स प्ले स्कूल में हम लोग अच्छे अच्छे हाथी घोड़ा जिसका नाक इतना लंबा हो, सूर ऐसे टेढ़ा ज्यादा हो, ये क्या करता है, आपको वहां मिक्की माउस होता है, क्या होता है, यह एक इन्वायरमेंट करता है, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाता है जो कि फिजिकल है, और उस फिजिकल को साइकोलॉजिकल भी इन्वायरमेंट देता है। और बंडूरा साहब ने इसके लिए कहा कि एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, तो पूरा सजा सवारा हुआ होना चाहिए, और कमरे जो हो, क्लासरूम का इन्वायरमेंट जो हो, वह भी क्या याद रखना है, वह एक
ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को एकाग्र होने में सपोर्ट करे। ठीक है, चलिएगा अगला है हमारा क्रिएटिव पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। सकारात्मक कक्षा कक्ष का परिवेश का निर्माण बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण, सकारात्मक कक्षा कक्ष अब आप समझ चुके होंगे। याद रखना है इसमें सम्मान, सहानुभूति, निष्पक्षता और गैर दंडात्मक अनुशासन का होना जरूरी है। इससे हमारा पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट बनेगा। क्या याद रखना है? सम्मान, यानी आप सभी को रेस्पेक्ट, बच्चों को भी अगर आप कह के संबोधित कर देंगे टीचर, तो क्या आपका कुछ घट जाएगा? नहीं। तो बच्चों को आप कह के संबोधित करना, इससे उसके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा और वह भी आपका सम्मान करेगा। अगर टीचर कुछ बातों को नहीं भी समझा पाएंगे तो भी स्टूडेंट रिस्पेक्ट करेगा और आपसे समझने का प्रयास करेगा। ध्यान में रखना है। तो चलिएगा, यानी आपको सम्मान के दृष्टिकोण अपनाना होगा, सम्मान देना होगा बच्चों को, तब आपका एक पॉजिटिव क्लासरूम बनेगा। याद रखना है उसके लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना होगा। आप सोच के देखिए, एक कक्षा कक्ष में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों जरूरी है? याद रखना है क्योंकि उसका मनोबल गिरे ना। सहानुभूति दिखाएंगे, क्वेश्चन नहीं बना उसके पीठ पर हाथ रखेंगे और कोई कहेंगे कि बेटा गजोधर टेंशन ना ले, 7 नंबर नहीं बना तो पहले 5 नंबर बना के तो दिखा, फिर 5 नंबर नहीं बना तो आप बोलिएगा चलो कोई बात नहीं 2 नंबर बना दो। जब 2 नंबर नहीं बनाया तो 1 नंबर पूछो, और जब 1 नंबर नहीं बने तो मेरे अकॉर्डिंग उसको 4 थप्पड़ दो और बोलो एकदम तुम ठाकुर ठोकी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आएगा। अब आप उसको 13 नंबर तक बता दिए, 13 नंबर से पूछते पूछते आप 1 नंबर पे आए और वो 1 नंबर भी नहीं बनाता है और आपका 45 मिनट बर्बाद कर देता है। मन करेगा उठाओ चप्पल लतियाओ बच्चे को। तो एज ए टीचर, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है, इससे स्वच्छ एनवायरमेंट नहीं होगा। पहले दिन आप चप्पल आएंगे, दूसरे दिन आपको बताएगा वो, दूसरे दिन और होमवर्क नहीं करेगा। पगलाते रहिए। तो याद रखना है यह क्या हो गया? तो याद रखना है यह सकारात्मक नहीं, यह नकारात्मक क्लासरूम। इसके लिए जरूरी है कि आप उसे सम्मान दें, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, निष्पक्षता भी अपनाना चाहिए। यह नहीं कि कोमल का देखने में थोबड़ा अच्छा है, वाह बेटा कोमल, वाह बेटा कोमल, कोमल कोमल, और उधर एक ठो काली कलूटी है तो उसको आप देखते नहीं जबकि वही तेज थी। क्या याद रखना है कि हम लोगों को यहाँ पर निष्पक्षता की भावना भी अपनाना होगा। हमें मुंह देखी नहीं करना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे सर आप मुंह देखी करते हैं, उसको 2 नंबर नहीं काटे और मेरा काट लिए जबकि एक के क्वेश्चन था। ध्यान रखना है। और गैर दंडात्मक लिख दिया है, देखिए नॉन, क्या देखिए गैर दंडात्मक यानी आप डंडा नहीं दे सकते हैं, पनिशमेंट नहीं दे सकते। अरे यही तो माथा पर चढ़ के सुसु करने वाला बात हो गया कि आप उसको लतिया नहीं सकते हैं। और पहले मुर्गा नहीं मुर्गी बनाता था और उसको ऐसे भड़का दिया जाता था, वही सही था। लेकिन यहां अब कहा गया है कि आप उसे दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, गैर दंडात्मक अनुशासन उसमें रखिए। और लेकिन आजकल का बच्चा चौहार जानिए रहे हैं, उसको कूटो नहीं तो सुधरेगा नहीं। लेकिन याद रखना है हमारा बात नहीं, तब अगर आप कूट दिए तो निगेटिव इन्वायरमेंट बन जाएगा। याद रखना गैर दंडात्मक आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। कार्ल रोजर्स, याद रखिएगा, जब पॉजिटिव क्लासरूम नहीं करके आप निगेटिव बना दीजिएगा तो बच्चा भी आजकल काल मंडरा दे जजमान। याद रखना पॉजिटिव निगेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कार्ल रोजर ने कहा। क्या कहा? कि बिना शर्त एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ वरना तेरा तो खैर नहीं है। यानी शिक्षक को वार्निंग दिया कि तू बेटा टीचर हो लेकिन औकात में रहना, थप्पड़ ना उठाना, वरना पूरा गांव वाला तेरे एक एक थप्पड़ के जवाब में 5-5 थप्पड़ देंगे और ऐसे ऐसे जगह देंगे कि घर आके पत्नी को ही दिखाना पड़ेगा। याद रखिए, बहुत दुख है जिंदगी। याद रखना है यानी आपको गैर दंडात्मक व्यवहार करना होगा। उसके साथ ही याद रखिएगा उत्तर की आलोचना किए बिना। देखिए इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं तो याद रखना है उत्तर की आलोचना किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए। इसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। देखिए उत्तर की आलोचना, अब एक बच्चा क्या किया, 16/4 था और इसको 8 लिख दिया कटा के। मतलब ओ सर माइंड स्लिप कर गया। अरे गधा स्लिप क्या किया यहाँ, ये कैसे हुआ? बोले सर हम सोचे
क्या सोचे, तूने सोचा? याद रखना है, अगर कोई बच्चा उत्तर गलत दे दिया तो उसकी आलोचना मत कीजिए, याद रखना है, उसको इंक्रीज कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, 10 में आके भी तुम 8 का टेबल और 4 का टेबल नहीं जान रहा है, हम तो इंडिया में फेल हुए थे, तू लंदन में जाके फेल करके आया, वाह, खानदान का नाम रोशन किया। याद होगा किस मूवी का डायलॉग था? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप स्वच्छ इन्वायरमेंट में आप टीचिंग को करना चाहते, ध्यान रखना है। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार की भी बहुत ही महत्व है। संचार का महत्व मतलब क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए शिक्षक के अंदर में, बच्चों के भी अंदर में। अगर आप डांटते ढपटते रहेंगे तो बच्चा आपसे खुलकर पूछ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? हमें ये लज्जा आ रही है यह बोलने में कि हम ही उपदेश दे रहे हैं, जबकि हम ऑफलाइन बच्चे को बड्डी डंगाते हैं। इसलिए हम शर्मा रहे हैं इस बात से कि यह हम प्रवचन दे रहे हैं, जबकि हम खुद ही नहीं, हम तो उठाओ चप्पल लतियाओ कुत्ते को जब तक कि वो सुधर ना जाए। ये हमारा सिद्धांत है पर्सनली। लेकिन यहाँ कहा गया है कि संचार का महत्व ऐसा होना चाहिए, स्पष्टता रूप से होना चाहिए कि वह स्पष्ट और दो तरफा संवाद, समझ और विश्वास को बढ़ावा देने वाला एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना है। यानी यहां पर वाइगोत्स्की साहब कहते हैं भाषा सोचने का एक उपकरण है। यानी आप कैसे भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। तू गधा है, तू कुत्ता है, तू सुधरेगा नहीं, तुम एशियन डॉग है, तू झबरा कुत्ता है, इन सभी वर्ड का यूज हम कर लेते हैं कभी कभी, जबकि हमें नहीं करना चाहिए। क्या याद रखना है, यह संचार का भी यहाँ पर काफी महत्व है, जिससे कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है और वह अपने अधिगम के इन्वायरमेंट को बना नहीं पाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा यदि आप ज्यादा लेक्चर भी दे दीजिएगा। याद रखना है, शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र से पूछता नहीं, बल्कि उसको ये नहीं बोलता है तो आंसर दो। राय बेटा गजोधर, तो बस ये बता कि तू जानता है कि नहीं, तू 4 4 10 लिख, कोई टेंशन नहीं है, हमको खाली पेमेंट चाहिए। चलिएगा, कमेंट आ रहा है सर आप एकदम अपोजिट है। तो याद रखना है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए, प्रियंका शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें पर्सनली भी जान रही हैं, इसीलिए कमेंट आ रहा है। चलिए, अब उसके बाद आपको ग्रुप डायनामिक एंड पार्टिसिपेशन, यानी समूह गतिशीलता और सहभागिता भी बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखना है, सहपाठी अधिगम, यानी आप अपने मित्र से पूछ पूछ कर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सहयोग करके, यानी किसी को बता बता कर भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आपसे मैथ नहीं बना, आप घर में 2 बार बनाओ और तीसरे बार जाके दोस्त को बताओ, लेकिन गलती नहीं, सही बताना, देख देख के ही बताना, सहयोग की भावना से। शेयर करके, यानी साझा जिम्मेदारी से हम लोग इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो समूह गतिशीलता और सहभागिता से भी हमारा इकोसिस्टम, यानी लर्निंग इकोसिस्टम, यानी क्लासरूम इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पर भी बंडूरा साहब ने अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को यहां पर फिट किया, जहां पर समूह कार्य करेंगे तो सामाजिक हो जाएगा, सहभागिता भी सामाजिक क्रियाशीलता है। यानी यहां पर बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम और अनुकरण के माध्यम से सीखने के क्रम को इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम का नाम दिया है। याद रखना है, विद्यार्थी समूह में मिलकर वास्तविक जीवन की समस्याओं को समाधान करने के लायक बन जाता है। समावेशी शिक्षा भी और विविधता, जी हाँ, आप समावेशी से बस इतना जाने कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। कोई गरीब बच्चे होते हैं, कोई मिडिल क्लास से है, कोई हाई फाई एसी में रहने वाला बच्चा है, लेकिन उसको एक ही ड्रेस दिया जाता है। चाहे तू अमीर रहो तो तू ही नहीं कि मोंटी कार्लो पहन के आओ और दूसरा पहन के आएगा फुटपाथ का घंटा घर का कपड़ा। इसीलिए वहां पर एक ड्रेस कोड दिया है और स्कूल से ही ड्रेस दिया, क्योंकि आप रेमंड का नहीं खरीद सकते हैं। नहीं तो कोई रेमंड खरीदेगा फिर उसमें मार हो जाएगा, और कोई पॉलिस्टर खरीद के पहन के आ जाएगा। याद रखना है, यहां पर समावेशी शिक्षा और विविधता को बढ़ावा देने के लिए सभी पृष्ठभूमियों और क्षमताओं वाले छात्र का स्वागत किया जाता है। एक ही कपड़ा पहना, वही चप्पल, वही जूता, याद बिल्कुल। तो यहां पर गार्डनर ने, याद रखिएगा, जब एक ही पृष्ठभूमि से आएगा कोई बच्चा और कोई अगर मोंटी कार्लो का कुछ कपड़ा पहन के आएगा तो गार्ड कहेगा, ए रईस की औलाद सुधर जा, जा और तू जाके लुंगी पहन के आ। याद रखना, गार्डनर ने यहां पर कहा, क्या कहा कि पृष्ठभूमि के लिए आपको ध्यान में रखना है बहुबौद्धिकता का सिद्धांत। यानी यहां पर अप्लाई करते हुए उन्होंने जस्टिफाई किया कि समावेशी शिक्षा और विविधता के लिए जरूरी है गार्डनर का बहुबौद्धिकता का सिद्धांत। अब आप कहेंगे कि सर क्या होता है, तो सिद्धांत हम बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं और भी सिद्धांत पढ़ा देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
यानी अगर कोई दृष्टिबाधित छात्र के लिए ऑडियो बुक्स प्रदान करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह समावेशी शिक्षा और विविधता को बढ़ावा दे रहा है। और डिसिप्लिन और क्लासरूम मैनेजमेंट यानी अनुशासन और कक्षा का प्रबंधन भी बहुत ही जरूरी है। स्व अनुशासन यानी सबसे पहले तो खुद में ही एक अनुशासित और पारस्परिक सम्मान, दूसरे को पारस्परिक सम्मान यानी एक दूसरे का भी सम्मान करते हुए आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर स्किनर का सकारात्मक पुनर्वलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत लागू होता है, जहां पर स्व अनुशासन और पारंपरिक सम्मान को बढ़ावा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। स्व अनुशासन मतलब आप समय का पालन कीजिए। टीम व्यवहार के लिए आप पुरस्कृत करना यानी पुरस्कार देना। देखिए, आप भी देखे होंगे कि 11:30 अगर हुआ और आपका स्कूल का टाइम था तो आपको गेट बंद कर दिया गया, 1 सेकंड भी डिले नहीं होना चाहिए। यह सिखाता है समय का पालन। सुबह 7 बजे बच्चा आंख मल्ले मल्ले पहुंच गया, 1 मिनट लेट हुआ, गार्ड का आगे आप नाक रगड़ के मर जाइए, आपका गेट नहीं खुलेगा। फिर पप्पा आएंगे पीछे से स्कूटी लेके, धूम, और एक थप्पड़ देंगे। का है तो पेट्रोल खर्चा हो गया बेटा का, जो दर तुम बीड़ी पी रहा होगा बगल में बैठ के, इसीलिए गेट बंद हो गया। निकला तो तुम 6 बजे और 7:15 कैसे बच गया। याद रखना है समय का मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। और टीम व्यवहार, अगर कोई टीम किसी वर्क को करता है तो सभी को पारितोषिक करना होगा और सभी को पुरस्कृत करते हुए इन्होंने बताया कि अनुशासन और कक्ष का प्रबंधन इस तरह से किया जा सकता है। मोटिवेशन और लर्निंग रीडीनेस बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। याद रखना है प्रेरणा और अधिगम की तत्परता भी जरूरी है, और यह भी एक स्वच्छ इन्वायरमेंट बनाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यानी आंतरिक प्रेरणा और सीखने की तत्परता को सम्मिलित करना चाहिए आपके क्लासरूम इन्वायरमेंट में। अगर ऐसा करता है तो मेस्लो साहब पुनः आते हैं और कहते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति से प्रेरणा मिलती है। यानी नीड्स को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं तो वह आपके अंदर में मोटिवेशन को जन्म देगा। यानी आप नीड सेटिस्फाइड, यानी आपने टारगेट किया कि हम पप्पा को कमा के यूट्यूब के पैसे से एक स्कूटी देंगे इलेक्ट्रिक वाला, और आप अगर उसे दे पाते हैं, याद रखना है आप आवश्यकता की पूर्ति किए, और अगर उससे आप उसे फुलफिल कर पाते हैं तो आपके अंदर में एक मोटिवेशन होगा। अब बोलिएगा अब गर्लफ्रेंड को भी एक बुलेट दे देते हैं खरीद। तो याद रखना है, यानी आपको प्रेरणा और अधिगम तत्परता इस ओर ले जाता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचिए। लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और गतिविधियों से छात्रों को प्रेरित कीजिए कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करें। ध्यान में रखना है मोटिवेशन। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना कोई उपाय नहीं है। यू हैव नो उपाय विदाउट टेक्नोलॉजी। याद रखना है अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी उसको दे दीजिए मोबाइल कैलकुलेटर करने के लिए। ये बात हम नहीं कर रहे। याद रखना है कि जहां पर आपको तकनीकी सहभागिता बढ़ाती है और अधिगम को संवादात्मक बनाती है, यानी टेक्नोलॉजी इन्हांस एंगेजमेंट एंड मेक लर्निंग इंटरेक्टिव। यानी टेक्नोलॉजी, अब इसको अगर हम लिख लिख के पढ़ाते तो कितना वक्त बर्बाद होता, लेकिन लिखा हुआ है अपने नॉलेज को प्रदर्शित करते हुए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेते हुए हम इसी को संक्षेप में, अब इतना लाइन लिखते लिखते भोर भयो शाम हो गया रे मैया अब नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करता है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का भी जरूरत है। यानी मेयर का ध्यान रखना है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग। किसने दिया, आप जल्दी से याद रखिएगा, मेयर ने आपको मल्टीमीडिया दिया खरीद के, मेयर महोदया ने। समझ रहे हैं, कोई चक्कर होगा। स्मार्ट बोर्ड जो हम बताए, वीडियो के माध्यम से आप अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ पाते। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। मूल्य यानी वैल्यू, याद रखना है जैसे ही वैल्यू आए, मूल्य आए, वैल्यू को आप मॉरल भी कहेंगे, नहीं कहेंगे मॉरल, यानी नैतिकता की बात हो तो कोहल वर्ग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए कोहल वर्ग ने बताया सिद्धांत की ईमानदारी नैतिकता वैल्यू है। सहानुभूति नागरिक की जिम्मेदारी पर केंद्रित होना चाहिए। कक्षा चर्चाओं में नैतिक मुद्दों पर बहस करना, अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारा क्लासरूम इन्वायरमेंट इफेक्टिव होगा। और 15 नंबर टॉपिक जिस पर हम लोग इन्वायरमेंट में बात करते हैं वह है हमारा लास्ट का टॉपिक, जिसे हम कई बार समझा चुके हैं, मूल्यांकन और फीडबैक। मूल्यांकन और फीडबैक के माध्यम से सुधार के लिए सतत एवं योगात्मक मूल्यांकन शामिल करते हैं। सतत यानी आपको फॉर्मेटिव और समेटिव फीडबैक लेना और इंप्रूव करना आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल ध्यान,
यहाँ पर सतत एवं योगात्मक मूल्यांकन के लिए थॉर्नडाइक का बात याद रखिएगा। उन्होंने अपने लॉ ऑफ इफेक्ट, सबसे पहले तो यही याद रखिए, हम बता भी चुके हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक, कांटा लगा, उसका इफेक्ट पड़ा कि आपको ओ डर गया रे, कांटा लगा, अब डिटॉल लगा, याद रखना है आपको। थॉर्न हो गया, उसका प्रभाव पड़ा याद रखना। थॉर्नडाइक आपको याद हो गया होगा। विद्यार्थियों के कार्य पर रचनात्मक फीडबैक देना, यानी प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स वर्क। अगर आप उस पर फीडबैक अच्छा देते हैं तो याद रखिएगा हमारा एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से बस यही समझना है कि किन के द्वारा कौन सा थ्योरी यूज किया गया, इसे आप याद कर लीजिए। बाकी ये दास्तां जो हमने बताया, यहाँ पर टीचर का रोल क्या था, स्टूडेंट का क्या भूमिका होती है, यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या करता है, डिजिटल टूल्स का क्या सपोर्ट होता है, इन्वायरमेंट में पॉजिटिव कैसे बने रहेंगे, इन सभी बातों को अगर आप याद रखते हैं, याद तो होइए गलो तो अगर हो गया तो आपका 2 नंबर कोई नहीं। 30 नंबर में आपको याद रखना है, हर एक यूनिट से 2-2 नंबर पूछेगा। 12 यूनिट है, 12 दूनी 24, किसी से 3 तो पूछ देगा, यानी ओवरऑल आपको मजा आ जाएगा। याद रखना है। आपको क्लास कैसा रहा है कमेंट करके अगर बताइएगा, हम आपको दिल दे चुके हैं, दिल दे देंगे। आप कैसे देंगे, तो वहां पर हार्ट का ऑप्शन, ये मत सोचिए दिल दे देंगे, दिल हम दे दिए घर वाली को, याद रखना। अब बाहर वाले को यूट्यूब पर एक टूल्स है जिसमें हम आपको दिल देंगे, तो ध्यान रखना है। आप लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आज आपको क्लास हमारा। बिहार एसटी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन रास एजुकेशन का पेड कोर्स, जिसमें मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट्स, और सबसे बड़ी बात, जिस कोर्स की कीमत है 1999 रुपये, वो अभी मिल रहा है सिर्फ 499 रुपये में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 499 रुपये। तो देर मत कीजिए, अभी रास एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें हमारा पैड कोर्स।